Foundation of Education, written by Ochman and Crawford. Chapter 2, Realism and Education. This is the fourth part of this chapter. So, first is Russell. Russell's philosophical approach was characterized by his commitment to science and mathematical quantification. आज द फाउंडेशन ऑफ फिलोसॉफिकल जनरलाइजेशन कि अगर हम लोग रसेल का फिलोसॉफिकल अप्रोच को हम देखें तो इनका फिलोसॉफी में हमको साइंस और मैथमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो सिग्निफिकेंस है, वो हमको ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है और उसी को लेकर वो जनरलाइजेशन का बारे में ये बात करते हैं। Logic and Mathematics. Russell received his degree in philosophy and mathematics at Cambridge University. He collaborated with Whitehead on the comprehensive work Principia Mathematica, which attempted to demonstrate that mathematics is in fact a part of logic. हो गया कि अगर हम लोग रसेल को देखेंगे तो ये इनके पास फिलोसफी का भी डिग्री था और मैथमेटिक्स का भी डिग्री था और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया करते थे, पढ़ाई करते थे। और हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं जब व्हाइटहेड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो एक बुक लिखे थे प्रिंसिपिया मैथमेटिका और वो बुक का एक को ऑथर कौन था कि बर्ट्रैंड बर्ट्रैंड रसेल जो थे वो उनका एक को ऑथर थे। हो गया। और ये जो बुक है इसी में क्या डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, मैथमेटिक्स इज इनफैक्ट ए पार्ट ऑफ लॉजिक, कि ये मैथमेटिक्स जो है ये हमारा लॉजिक का एक पार्ट है, ऐसे करके इस ये बुक में दिखाया गया है। He believed that language has a basic logical structure similar to that of mathematics, कि इनके हिसाब से मैथमेटिक्स का जैसे लैंग्वेज में भी क्या देखने के लिए मिलता है कि एक बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद इनका एनालिटिक फिलोसफी। Research was instrumental in the development of analytic movement in philosophy, utilizing a formal logical analysis known as logical analysis। कि आप सभी को पता है कि जो लोग फिलोसफी को अच्छे से पढ़े हैं कि फिलोसफी में अलग अलग तरह का मूवमेंट आया था और एक मूवमेंट था क्या, एनालिटिकल मूवमेंट। हो गया क्या, एनालिटिकल मूवमेंट। और उस टाइम ये रसेल जो है उनका फॉर्मल लॉजिकल एनालिसिस जो है ये आइडिया को यूटिलाइज किए थे और इसी को लेकर आए थे और इसका जो नाम था ये कॉन्सेप्ट का, उसी को वो लॉजिकल एनालिसिस बोलते थे और अभी भी हम लोग लॉजिकल एनालिसिस के नाम पर हम लोग जानते हैं। He contrasted his analytic approach with the older philosophical approach which was synthetic, attempting to synthesize disparate ideas into great answer और ब्लॉक सिस्टम। कि इनका जो आइडिया था, इनका जो एनालिटिकल अप्रोच था, जो वो पुराना फिलोसॉफिकल अप्रोच था जिसको कि जो कि सिंथेटिक था, उसी के साथ क्या कर रहा था, कंट्रास्ट कर रहा था, अपोज उसी को कर रहा था। और ये अटेम्प्ट किए थे जो कि अटेम्प्ट कर रहा था पुराना वाला क्या, सिंथेसाइज डिस्पेरेट आइडियाज इनटू ग्रेट आंसर और ब्लॉक सिस्टम। हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें एडहेरेंस टू रियलिज्म, थेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि ये रसेल का कंसेप्ट था। रसेल sought philosophical construction based on verifiable data of sciences। कि रसेल का हिसाब से जो उनका जो फिलोसॉफी था वो किसके ऊपर बेस करके था, वो सारे के सारे वेरीफाइबल डाटा ऑफ साइंस के ऊपर उनका जो फिलोसॉफी है वो बेस था। He adhered to realism, specifically the thesis of independence, by accepting that only science has only genuine claim to knowledge। कि ये तो थेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस को बिलीव करते थे, लेकिन ये बोलते थे कि जो जेन्युइन चीजें है, जेन्युइन जो है, जेन्युइन नॉलेज जो है वो क्या है कि वो सिर्फ साइंस है। साइंस को छोड़कर और कोई भी चीज दुनिया में जेन्युइन नहीं है, कोई भी नॉलेज दुनिया में जेन्युइन नहीं है, सिर्फ साइंस ही क्या है कि जेन्युइन है। ये बटन रसेल का हिसाब से। सर्च फॉर पैटर्न, like Whitehead, Russell believed that universe is characterized by pattern, but he held that this pattern must be verifiable with precision and analyzed mathematically। कि देखिए कि व्हाइटहेड का जैसे रसेल को भी लगता था कि ये यूनिवर्स जो है इसी का एक पैटर्न है,
वो एक पैटर्न के थ्रू क्या कर रहा है, चल रहा है। ओके, बट ही हेल्ड दैट दिस पैटर्न मस्ट बी वेरीफाइबल विथ प्रिसीजन एंड एनालाइज्ड मैथमेटिकली। लेकिन ये जो पैटर्न है, इसी को क्या किया जाना चाहिए, प्रिसीजन के थ्रू वेरीफाई किया जाना चाहिए और मैथमेटिकली उसी को एनालाइज किया जाना चाहिए। उनका जो एम था वो क्या था, टू मर्ज द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल सो दैट पैटर्न कुड बी डिस्कन बोथ सेमेंटिकली एंड मैथमेटिकली, कि वो लॉजिकल और जो मैथमेटिकल चीजें है, वो लॉजिकल और मैथमेटिकल पैटर्न्स जो है, वो दोनों को वो क्या करना चाहते थे, मर्ज करने के बारे में बोल रहे थे, ताकि जो एक सेमेंटिकली और मैथमेटिकली कोई भी चीज को क्या किया जा सके, कि प्रूफ किया जाए, क्या किया जा सके। नेक्स्ट, बर्ट्रैंड रसेल का अगर मेथोडोलॉजी, जिसको हम लोग एपिस्टेमोलॉजी बोल रहे हैं, तो ये एनालिटिक एंड एम्पिरिकल्स इन नेचर हो गया। क्या, एनालिटिक और सिंथेटिक आप बोल सकते हैं, और एम्पिरिकल्स इन नेचर बोल सकते हैं। रसेल बिलीव दैट रोल ऑफ फिलोसफी इज एनालिटिक एंड सिंथेटिक। रसेल के हिसाब से ये फिलोसफी का जो रोल है वो एनालिटिक है, और साथ में क्या है, सिंथेटिक भी है। अगर हम लोग एनालिटिक फेज को देखें, फिलोसफी शुड बी क्रिटिकल, एक्सपोजिंग लॉजिकल फैलेसीज एंड एरर इन द पास्ट सिस्टम। कि फिलोसफी जो है वो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, ताकि वो जो लॉजिकल फैलेसीज जो है उसी को एक्सपोज कर सके, और उसके साथ साथ जो पास्ट सिस्टम जो है उसी को क्या कर सके, कि एक्सपोज कर सके। Russell advocated reducing problem to their smallest component atom to gain clarity and precision of meaning, which is called logical atom। कि देखिए कि फिलोसफी कैसा होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए। उसके बाद रसल बोलते थे कि जो प्रॉब्लम है इसी को रिड्यूस करने के लिए जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट जिसको कि हम लोग एटम है, उसी को हमको क्या करना चाहिए, कि एकदम मैन्युअली स्टडी करना चाहिए। क्यों, टू गेन क्लैरिटी एंड प्रिसीजन ऑफ मीनिंग। कि क्लैरिटी हमको पाने के लिए, प्रिसीजन ऑफ मीनिंग के लिए हम उसको क्या करना चाहिए, एकदम क्लोजली स्टडी करना चाहिए। और ये जो चीजें है इसी को वो क्या करते थे, बोलते थे लॉजिकल एटोमिज्म्स बोलते थे। क्या, लॉजिकल एटोमिज्म। ये एनालिटिकल फेज के अंदर आ रहा था बर्ट्रैंड रसेल का कंसेप्ट में। नेक्स्ट, सिंथेटिक फेज में अगर देखिए, फिलोसफी जो है वो कैसा होना चाहिए, वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। हो गया। एनालिटिकल फेज के हिसाब से फिलोसफी क्या होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए। लेकिन सिंथेटिक फेज के हिसाब से फिलोसफी जो है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ऑफरिंग हाइपोथेसिस अबाउट द यूनिवर्स दैट साइंस हैज नॉट येट डिटरमाइंड। हो गया। और यहाँ हाइपोथेसिस बनना चाहिए जहाँ की यूनिवर्स दैट साइंस हैज नॉट येट डिटरमाइंड, जहाँ की साइंस को अब तक ऐसे क्या डिटरमाइन नहीं किया गया है, ऐसे हमको बिलीव करना चाहिए। लेकिन रसेल बिलीव्ड फिलोसफी शुड बी मेनली एनालिटिक एंड बेस इटसेल्फ ऑन साइंस। और रसेल का हिसाब से फिलोसफी जो है वो मेनली कैसा होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, और ये साइंटिफिक होना चाहिए, साइंस का बेस होना चाहिए। He should meticulously piecemeal detailed verifiable construction rather than large generalization। ही meticulously जो piecemeal detail वेरिफाइबल कंस्ट्रक्शन इसी के ऊपर वो ज्यादा एम्फासाइज कर रहे थे, रेदर देन जनरलाइजेशन के ऊपर वो ज्यादा एम्फासाइज नहीं करते थे। वो एम्फासाइज करते थे किसके ऊपर, प्रिस्मिल डिटेल वेरिफाइबल कंस्ट्रक्शन के ऊपर एम्फासाइज करते थे। और वो सॉफ्ट डाटा और हार्ड डाटा, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। रसल डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप ऑफ पर्टिकुलर डाटा ऑन इंडिपेंडेंट रियलिटी। इंडिपेंडेंट रियलिटी जो है इसी का दो तरह का जो डाटा है उसका बारे में ये बोले थे। और जो डाटा को, इंडिपेंडेंट रियलिटी को दो तरह से डिवाइड किए थे, एक हार्ड डाटा, दूसरा वाला सब डाटा। हार्ड डाटा में क्या आता था, फैक्ट दैट कैन विथस्टैंड स्क्रूटिनी एंड रिफ्लेक्शन एंड रिमेन इंटैक्ट। कि वो सारे के सारे डाटा जिसी को कि हम लोग स्क्रूटिनी कर सकते हैं बाय हैंड, हो गया, और रिफ्लेक्शन और जिसी के ऊपर के हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जिसी के साथ हम लोग
इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनके रसल क्या बोलते थे, हार्ड डाटा बोलते थे। लेकिन वो बिलीव दैट कैन बी नाइदर वेरीफायर नर डिनायर विथ सर्टेनिटी, कि वो सारे के सारे बिलीव जिसको हम लोग ना वेरीफाई कर सकते हैं ना मना कर सकते हैं, उसको क्या बोलते थे रसेल, सॉफ्ट डाटा। रसेल फोकस्ड हिज फिलोसॉफिकल कंस्ट्रक्शन ऑन द हार्ड एंड वेरीफाइबल साइड। और ये दोनों डाटा से रसेल किसी के ऊपर एम्फसाइज करते थे, हार्ड डाटा के ऊपर भरोसा करते थे, क्योंकि ये साइंस के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करते थे, वेरिफिकेशन के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करते थे, एम्पिरिसिज्म के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करते थे। ओके, इन रसेल के हिसाब से एनालिटिकल फिलोसॉफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ की हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सपोज कर रहे हैं जोलॉजिकल फैलेसीज को, और उसके साथ साथ जो पास्ट सिस्टम था उसको एक्सपोज करने के लिए वो ज्यादातर एम्फसाइज किसी के ऊपर देते थे, एनालिटिकल फेजिस के ऊपर देते थे, और वो लॉजिकल एटोमिज्म्स जो है वो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। और इनके हिसाब से ये रियलिटी का जो डाटा है वो हार्ड डाटा होना चाहिए, जिसको कि हम लोग स्क्रूटिनी कर पाए और वेरीफाई कर सके। अगर इनका एजुकेशनल एंड सोशल व्यू को देखिए रसेल का, रसेल वाज ए कंट्रोवर्शियल फिगर हु वाज imprisoned for his pacifist activity during the World War One and was involved in anti-war and ban the bomb movement later in his life। कि देखो कि अगर रसेल को अगर हम देखें तो ये एक तरह के बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर है, इनको बहुत बार जेल हुआ था। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब इनको हुआ था, क्योंकि ये उस टाइम किए थे कि एंटी वॉर जो कि एक मूवमेंट चलाए थे, बैन द बम जो है ये एक मूवमेंट चलाए थे। ओके, उसके लिए भी इनको क्या किया गया था, जेल में डाला गया था। हो गया। एजुकेशन एज ए की टू ए बेटर वर्ल्ड, रसेल सोचते थे कि एजुकेशन आज द की टू सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी एंड इल हेल्थ, कि सोसाइटी में जो पॉवर्टी है, सोसाइटी का जो लोगों का जो हेल्थ सही नहीं है, इसी को अगर सही में हमको इम्प्रूव करना है तो एजुकेशन के थ्रू ही हम लोग कर सकेंगे। और एजुकेशन ही क्या कर सकेगा कि ये जो सोशल प्रॉब्लम है, ये जो सोशल इशू है, पॉवर्टी, इल हेल्थ, इसी को वो इरेडिकेट कर सकेगा। ये ब्रसेल को लगता था और वो बिलीव करते थे। ही स्पेकुलेट दैट इफ पीपल यूज्ड existing knowledge and applied tested method through education, social transformation could conceptually be accomplished in just one generation। कि ये स्पेकुलेट करते थे कि अगर लोग जो हैं उनका एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक साइंटिफिक वे में, हो गया, एक टेस्ट के थ्रू जब वो लोग एजुकेशन, हो गया, में अप्लाई उसको करेंगे तो सोसाइटी में क्या हो जाएगा कि बहुत सारे चेंज आ जाएगा। और एक जनरेशन में ही क्या हो सकता है कि ये सोशिएटल प्रॉब्लम जो है, सोशिएटल इशूज जो है, उसी में ट्रांसफॉर्मेटिव और ड्रास्टिक चेंजेस आ सकता है। नेक्स्ट वो स्कूल के बारे में बोलते थे। हो गया, he attempted to implement some of his educational ideas at the school he founded, बेकन हिल। ये आपको याद रखना चाहिए, बेकन हिल जो है ये कौन एस्टेब्लिश किया था ये स्कूल, ये बर्ट्रैंड रसेल जो थे, ये स्कूल को बनाए थे। उनका स्कूल का नाम दिए थे क्या, बेकन हिल। हो गया, बेकन हिल आप सभी को पता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि जो प्लाटो थे उनका स्कूल का नाम क्या था, अरिस्टोटल जो थे वो कौन सा स्कूल बनाए थे, उसका नाम प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। जो कि हम लोग पहले वाले चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं प्लाटो का स्कूल के बारे में, और ये चैप्टर में हम लोग अरिस्टोटल का जो स्कूल है उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। Though his effort met with limited success due to resistance to his radicalisms and his own shifting interest। कि देखो कि रसेल का स्कूल का नाम क्या था, बेकन हिल। और ये जो स्कूल था, यहाँ उनका जो खुद का आइडियोलॉजी था, खुद का फिलोसफी को अप्लाई किए थे, लेकिन ये उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला था, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट था वो टाइम टू टाइम शिफ्ट होता जाता था, और वो जिस तरह का रेडिकल चीज़ें करते थे, हो गया, ड्यू टू रेजिस्टेंस टू हिज रेडिकलिज्म्स, तो ये स्कूल ज़्यादा उतना सक्सेस नहीं हो पाया था। नेक्स्ट, एक्सेलेंसीज एंड क्राइटेरिया। रसन स्पोक टू एक्सेलेंसीज as the desired thing to achieve in education।
कि एजुकेशन में क्या हमको चाहिए, एक्सेलेंस हमको चाहिए। हो गया। दिस व्यू implies that achievement must be measured against external criteria। और यहाँ वो क्या बोलते थे कि अचीवमेंट जो है वो इंटरनल क्राइटेरिया के थ्रू हम लोग नहीं मेजर करना चाहिए, उसको एक्सटर्नल क्राइटेरिया के थ्रू ही हमको क्या करना चाहिए, मेजर किया करना चाहिए। नेक्स्ट, लव ऑफ नॉलेज, ये कंसेप्ट लेकर आए थे। डिस्पाइट हिज फोकस ऑन ह्यूमनिस्टिक कंसर्न, रसल बिलीव इन लव ऑफ नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक। कि लव ऑफ नॉलेज खुद का सेक के लिए, खुद के लिए वो क्या किए थे, लेकर आए थे। नेक्स्ट, राइटिंग ऑन एजुकेशन, हिज बुक एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर एंड एजुकेशन एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये दो मेन लिटरेचर रसेल का देखने के लिए मिलता है। एक है एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर, दूसरा वाला है एजुकेशन एंड मॉडर्न वर्ल्ड। हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट, हिलेरी पुटनम को अगर हम देखिए तो पुटनम हैज डेडिकेटेड हिज वर्क टू कंस्ट्रक्टिंग ए वेरिएंट फॉर्म ऑफ रियलिज्म, दैट इज इंटरनल रियलिज्म, समटाइम आल्सो कॉल्ड प्रैग्मेटिक रियलिज्म। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि पुटनाम जो है वो कौन सा फिलोसफी से बिलोंग करते हैं। वो रियलिस्टिक फिलोसोफर है, और ये एक नया तरह का फिलोसफी लेकर आए थे, जिसी को कि हम लोग क्या मानते हैं कि इंटरनल रियलिजम्स मानते हैं, और इसी को प्रैग्मेटिक रियलिजम्स भी बोला जाता है। पुटनम व्यूज philosophy itself as a education of grown up in humanity's attempt to understand itself and the world। कि पुटनम के हिसाब से फिलोसफी जो है ये क्या है, एजुकेशन ऑफ ग्रोन अप, कि ये एक तरह से ग्रोन अप करने का एक तरह का एजुकेशन है, जो कि क्या करता है कि खुद को तो समझते हैं जिसी के थ्रू कि हम तो खुद को बारे में पता लगाते हैं, खुद को तो समझ लेते हैं, उसके साथ साथ दुनिया का बारे को भी समझने के लिए ट्राई करते हैं, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए एक तरह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। ये मेटाफिजिकल्स रिलीजम्स को बहुत क्रिटिसाइज करते थे। प्रोटोनम्स इज क्रिटिकल of traditional metaphysical realism, specifically rejecting three claims commonly associated with it। हो गया कि पुटनाम जो ट्रेडिशनल मेटाफिजिकल रियलिजम्स जो था उसको बहुत क्रिटिसाइज करते थे, और जो तीन जो चीजें था रियलिजम्स में उसको वो बिलीव जो था उसको वो रिजेक्ट करते थे। फर्स्ट क्या था, द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन माइंड। हो गया, अब लोग को पता ही है, अब तक हम लोग जितना सारे फिलोसोफर को पढ़े हैं सारे के सारे बोल रहे थे, इंडिपेंडेंट के बारे में बोलते थे, इंडिपेंडेंस इन ह्यूमन माइंड के बारे में बोलते थे, ऑब्जेक्ट के बारे में बोलते थे, लेकिन पुटनाम आए उनको रिजेक्ट कर रहे थे। वो क्या बोल रहे थे, द वर्ल्ड कंसिस्ट ए फिक्स्ड टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो चीजें है ये गलत है उनके हिसाब से। नेक्स्ट, देयर इज ओनली वन ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट इंडिपेंडेंट वर्ल्ड, ये जो एक तरह का बिलीफ है रियलिस्टिक फीचर का, उसको भी वो रिजेक्ट कर रहे थे। ट्रूथ इन्वॉल्व्स ए कॉरेस्पॉन्ड बिटवीन व्हाट पीपल से अबाउट द वर्ल्ड एंड द वे द वर्ल्ड एक्चुअली इज। हो गया, ये जो है इसी को भी वो क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज करते थे। ही नोट्स द that the tradition of realism influenced 17th century physics, like that of Newton, viewed the universe is a giant machine and provided people with a God's eye view of the whole universe। हो गया कि ये जो पुटनम थे वो नोट किए थे कि द ट्रेडिशंस ऑफ रियलिज्म, द ट्रेडिशन ऑफ रियलिजन इन्फ्लुएंस्ड बाय 17th सेंचुरी फिजिक्स। जो 17th सेंचुरी में जो न्यूटन का फिजिक्स था वो ये रियलिजम्स को बहुत ही इफेक्ट किया था, ये पुटनम के हिसाब से। और वो व्यू करते थे कि देखो कि न्यूटन के हिसाब से क्या है कि ये जो यूनिवर्स जो है ये एक बहुत बड़ा मशीन है, क्या बहुत बड़ा मशीन है, जहाँ की क्या हो रहा है, एंड प्रोवाइडेड पीपल ए विद ए गॉड्स आई व्यू। हो गया, और ये भगवान का एक तरह का आई व्यू हमको इसी को थ्रू देखने के लिए मिलता है। When modern philosophy failed to sustain this God's eye view, some philosophical movement turned toward relativism, deconstruction, and postmodernism, which Putnam considered anti-realist view। और जब ये मॉडर्न फिलोसफी फेल हो जाते हैं, ये गॉड्स भगवान का जो आई व्यूज है
उसी को दिखने के लिए और उसी को से अलाइन होते हुए देन क्या होता है, अदर फिलोसफिकल मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिलेटिविज्म, डिकंस्ट्रक्शन और पोस्ट मॉडर्निज्म। हो गया। और जिसको कि जो मूवमेंट को कि पूर्ण नाम क्या बोलते हैं, एंटी रियलिस्ट मूवमेंट वो बोलते हैं। नेक्स्ट, कॉन्सेप्चुअल रियलिटी अगर हम देखिए, पुटनाम जो है वो एक्सेप्ट द कॉमन सेंस व्यू दैट an objective reality exists. However, the reality must be understood in the sense of conceptual reality. कि देखिए कि पुटनाम जो थे वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, हो गया, इसी को तो वो एक्सेप्ट करते थे, लेकिन उसी के साथ साथ वो क्या बोल रहे थे कि दिस रियलिटी मस्ट बी अंडरस्टूड इन द सेंस ऑफ कॉन्सेप्चुअल रिलेटिविटी, कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो सही है, ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसी को हमको कॉन्सेप्चुअल रिलेटिविटी के थ्रू क्या करना पड़ता है कि सेंस करना पड़ता है। क्या सेंस करना पड़ता है। डेफिनेशन कॉन्सेप्चुअल रिलेटिविटी का मतलब क्या है कि दैट द मीनिंग ऑफ ए कॉन्सेप्ट सच एज ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्चुअल स्कीम ऑफ लैंग्वेज व्हिच with which people approach the objective world। कि देखिए कॉन्सेप्चुअल रिलेटिविटी का मतलब क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है किसी के ऊपर, कि कॉन्सेप्चुअल स्कीम और लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। हो गया, हम लोग किस तरह से उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस तरह से उसका बारे में हम लोग बोल रहे हैं, उसी के ऊपर क्या करता है कि ये डिपेंड करता है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और टाइम टू टाइम भी वेरी करता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग एक एग्जांपल देखिए, इफ ए फ्रेंड इज आस्क्ड हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर इन ए रूम containing a table, chair, lamp, notebook, pen, she might answer 5. However, the concept of object change if one start counting the pages in the notebook or molecule in the lamp. People's notion of objective depend on circumstances and what they mean by the world। कि देखिए कि अगर एक घर है और मैं बोल दिया आपको कि यहाँ कौन कौन सा चीजें है, तो आप बोल सकते हैं फैन, चेयर, टेबल, लैंप, नोटबुक, ये सब बोल सकते हैं। लेकिन दूसरा कोई आ सकता है, उसका नजरिया में वो जो नोटबुक का जो पेजेस है उसको वो गिन सकता है कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट बोल सकता है। यहाँ जो मोलिकल है डिफरेंट डिफरेंट चीजों का, उसको वो बोल सकता है कि ये ऑब्जेक्ट है। हो गया। तो ये डिपेंड करता है जो सर्कमस्टांसेस, कि किस तरह का सर्कमस्टांसेस है, किस तरह का एरिया है, किस तरह का माइंडसेट है, किस तरह का परसेप्शन है, किस तरह का लोग है, वो हो गया। तो ये डिपेंड करता है वो ये सारे के सारे फैक्टर के ऊपर। तो ये जो चीजें है इसी को वो क्या बोलते थे, कॉन्सेप्चुअल स्कीम ऑफ लैंग्वेज बोलते थे। हो गया, कॉन्सेप्चुअल स्कीम ऑफ लैंग्वेज बोलते थे, और ये कॉन्सेप्चुअल रिलेटिविटी का एक पार्ट था। इसी के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है उसको परसीव करते हैं। नेक्स्ट, वो एक बहुत बड़ा क्रिटिक थे साइंटिफिक रियलिज्म का। द एरर ऑफ साइंटिफिक रियलिज्म अकॉर्डिंग टू पुटनाम हैज बीन द assumption that a single system contain all the object to which anyone could refer। कि इनके हिसाब से क्या है, तो एरर ऑफ साइंटिफिक रियलिज्म अकॉर्डिंग टू पुटनाम हैज बीन assumption that a single system contain all object to which anyone could prefer। कि इनके हिसाब से ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल सिस्टम से एसोसिएटेड है। हो गया, क्या एक सिंगल सिस्टम से एसोसिएटेड है, जिसको हम लोग फिजिकल एनवायरनमेंट डिटरमाइन बाय साइंस, ये फिजिकल एनवायरनमेंट से ही क्या है कि एसोसिएटेड है। हो गया, जो कि क्या कर रहा है कि जिसको कि हम लोग सारे के सारे का क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। पुटनम आर्ग्यू दैट people can invent creative new uses of word so that the term object is not fixed once and for all by reality। कि देखिए कि पुटनाम का हिसाब से क्या बोलते थे, जब पीपल्स जो है वो अलग अलग वर्ड को अलग अलग वे से क्या करते हैं, क्रिएटिव वे से उसको यूज करते हैं, और इसीलिए ये ऑब्जेक्ट का जो मीनिंग, ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट वो ये फिक्स्ड नहीं होता है, वो टाइम टू टाइम वेरी करता है। नेक्स्ट, पुटनम को अगर हम देखिए तो पुटनम मेंटेन दैट द कॉन्सेप्चुअल रिलेटिविटी ही डज नॉट एंडोर्स ए वल्गर रिलेटिविज्म। कि ये वल्गर रिलेटिविज्म जो है उसको एकदम एंडोर्स करते थे, दैट सिंक इनटू एब्सोल्यूट सब्जेक्टिविज्म।
with some fact that not invented by language. Understanding the fact requires knowledging the conceptual scheme which is the language used to describe them. की हो गया कि देखो ये कॉन्सेप्चुअल स्कीम जो है ये डिपेंड करता है किसी के ऊपर, कि हमारा लैंग्वेज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं. पुटनम फिलोसफी जर्नी हैज brought him closer to the philosophical pledge of William James John Dewey, although he continued to identify primarily with his religion. कि देखिए ये पुटनाम का जो फिलोसफिकल जर्नी है उनको जेम्स और जो डीवे है इनको बहुत नास्तिक, इनका बहुत नास्तिक लेकर आया था, लेकिन फिर भी उनका जो आइडिया है रियलिज्म उसके ऊपर वो टिके हुए थे, उनका जो आइडिया के ऊपर वो स्टैंड रखते थे, लेकिन इनको बहुत क्लोज किया था जेम्स और ड्यूई की तरफ. Hillary and Ruth Anna Putnam had noted that cultural pluralisms can be a feature that educator can use to create advantages. कि जो कल्चरल प्लूरलिज्म जो है उसी को एक फीचर का जैसे यूज किया जा सकता है जिसका कि बहुत सारे एडवांटेजेस टीचर को मिले.